नमस्कार दोस्तों। रिसर्च की बात अपन ने शुरू की थी और जिसमें अपन ने जो बेसिक थोड़े अपन हिस्ट्री की बात अपन कर रहे थे, तो उसमें अपन ने बेसिक देखा था और थोड़ा जो साहित्य में जो रिसर्च हुई है उन पे अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने वैदिक काल में जो रिसर्च हुई उनकी अपन ने बात की। और वैदिक काल में अपन ने कहा था कि साहब जो ऋग्वेद और अथर्ववेद हैं वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन सब की बात अपन ने की थी। अब अपन आगे देखेंगे उसके बाद जो आगे जो संहिताएं हैं उसमें किस प्रकार से क्या अनुसंधान का इतिहास है वो उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ काल की बात अपन करेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ काल में अपन देखें कि क्या क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया सबसे पहले कि ऋतुजन्य विकारों के लिए याज्ञिक क्रियाओं का उल्लेख अपने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो ऋतुजन्य विकार मतलब ऋतु अनुसार, जैसे कि यहाँ बता रखा बसंत ऋतु में, तो इन्होंने कहा कि बसंत ऋतु में एक दानेदार जवर होता है जिसको बसंत जवर कहा गया। अपन जानते हैं ये आज के दिन अपन समझते हैं ये किसकी बात हो रही है, ये टाइफाइड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको बसंत जवर कहा गया और इसमें कहा कि साहब नवसस्यष्टि यज्ञ का विधान था इसको ठीक करने के लिए। तो अगर ये जवर हो गया है तो आप नवसस्यष्टि यज्ञ करवाएं, ऐसा जो ब्राह्मण ग्रंथ काल में विधान था। इसके बाद अपन बात करें कि शरीर को 6 भागों में बांटा गया और 360 अस्थियां बताई गई ब्राह्मण ग्रंथ काल में, और 5 अग्नियों जो अब जिनको अपन भूताग्नि कहते हैं इनका उल्लेख भी अपने को मिलता है। इसके अलावा ऋतु संधि के बारे में भी उस समय जानकारी थी। तो ऋतु संधि अपन जानते हैं, आज भी अपन ऋतु संधि पढ़ते हैं कि वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और अग्रिम ऋतु का प्रथम सप्ताह, तो जो बीच के 15 दिन होते हैं। और इनका ये भी मानना था कि साहब जो ऋतु संधि होती है उस समय जो है विकार ज़्यादा होते हैं। आज भी अपन बात करते हैं कि साहब जो जाती गर्मी होती है फिर जाती सर्दी होती है, तो उस समय अपन कहते हैं कि साहब अभी जो है ऋतु संधि चल रही है ना, अपना ख्याल रखें, ज़्यादा रोगों से ग्रसित होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला उपनिषद काल में आयुर्वेद में अनुसंधान। तो उपनिषद काल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुष्ठ के भेद पामा का ज्ञान था इस वक्त अगर अपन रोग में बात करें तो। इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हृदय की क्रिया विधि का भी ज्ञान था। भूत विद्या, पुरुष व रोग उत्पत्ति का कारण आदि विषयों का ज्ञान था उपनिषद काल में। इसके बाद अपन बात करें षड रस जो होती हैं है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय वगैरह, उनका जो नॉलेज था। 10 प्राणायतन है उनका नॉलेज था। त्रिदोष सिद्धांत में वात के स्पष्ट 5 भेद भी बताए गए हैं किसमें, उपनिषद काल में। चतुष्पाद का सिद्धांत, चतुष्पाद किसको बोलते हैं अपन, है ना, तो कौन होते हैं, रोगी, परिचारक, भीषक या फिर वेद और औषध। तो ये चतुष्पाद का जो है इस समय अपने को जो वर्णन जो है इसमें मिलता है उपनिषद काल में। इसके बाद अपन बात करें कि आयुर्वेद का लिपिबद्ध स्वरूप जो है अपने को उपनिषद काल के कुछ समय पश्चात ही अग्निवेश तंत्र व सुश्रुत संहिता के रूप में उपलब्ध हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद का जो स्वरूप अपने को उपनिषद काल में या फिर उसके कुछ थोड़े समय बाद अग्निवेश तंत्र पहला और एक सुश्रुत संहिता, इन 2 के रूप में उपलब्ध हो गया था। परंतु काल के प्रभाव तथा बाहरी आक्रमणों से ये दोनों तंत्र क्या हो गए, नष्ट हो गए, जिन्हें पुनः पूर्ण किया गया, फिर से उनको पूर्ण किया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि देखिए साहब, आचार्य जो अग्निवेश तंत्र था उसको मनुस्मृति काल में आचार्य चरक के द्वारा पूर्ण किया गया। ठीक है, दूसरा सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ हुआ था उसको याज्ञवल्क्य के स्मृति काल में सुश्रुत द्वितीय द्वारा पूरा किया गया। अब साहब जब आचार्य चरक ने पूरा किया तो उसका नाम क्या हो गया, चरक संहिता नाम हो गया, और सुश्रुत द्वितीय ने किया तो उनका नाम सुश्रुत संहिता ही रखा। अब ये जो दोबारा उन ग्रंथ को जो है पूरा किया गया, इसको अपन ने कहा प्रतिसंस्करण करना या फिर प्रतिसंस्कृत करना। अब जो चरक संहिता थी, अब हुआ यूं कि ये जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिताएं बनी, ये फिर से जो है वो खत्म हो गई, है ना, क्योंकि काफ़ी समय पहले की, तो फिर से काल के प्रभाव से या फिर आक्रमणों से खत्म हो गई। तो इनको फिर से 4वीं और 5वीं सदी में इनको फिर से पूर्ण किया गया। तो 4वीं सदी में चरक संहिता जिसको आचार्य दर्डबल ने पूरा किया, और 5वीं सदी में आचार्य नागार्जुन द्वारा सुश्रुत संहिता को पूरा किया गया। तो इसमें अपन बात करें
कि क्वेश्चन आए कि अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता कौन थे, तो वो आचार्य चरक हुआ करते थे। लेकिन चरक संहिता की प्रति संस्कृता की बात करें तो वो कौन होंगे, आचार्य दृढ़बल होंगे। तो इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता की बात करें तो जो सुश्रुत द्वितीय ने जो सुश्रुत संहिता करी उसके तो हो गए आचार्य नागार्जुन, और जो पहले जो सुश्रुत संहिता थे उसके थे सुश्रुत द्वितीय। तो ये चरक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो चरक का दृढ़बल याद रखें, जब अपन पीजी की तैयारी करनी शुरू करते हैं तो दृढ़बल का नाम अपन शुरुआत यहाँ से देखते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन चलते हैं संहिता काल में आयुर्वेद का अनुसंधान। अब साहब अपने को पता है कि संहिताएं बनने लग गई, अपन भी समझ रहे हैं कि संहिताएं बन गई, चरक संहिता सुश्रुत संहिताएं बन गई थी। तो इनमें कहा गया है कि साहब जो 3 संहिताएं हैं जिनमें वृद्ध रूप से बहुत बड़े रूप से जो है वर्णन किया गया आयुर्वेद का, तो वो 3 थी जिनको बृहत त्रयी कहा गया कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। तो कहा गया कि साहब सबसे पहले कि जो चरक संहिता थी उसमें क्या क्या जो अपने अनुसंधानों की बात होती है, तो इन्होंने कहा कि साहब काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ था ये, ठीक है। पंच महाभूत रस गुण वीर्य विपाक का वैज्ञानिक रीति से इन्होंने वर्णन किया है। अपन भी जानते हैं लोक पुरुष का साधर्म बताया है ना। षड धात्वात्मक पुरुष की बात की गई है। तो इसके बाद षड पदार्थ विशेषकर सामान्य विशेष सिद्धांत की जो है वो स्थापना की है। आचार्य चरक षड पदार्थ भी बताते हैं। त्रिसूत्र आयुर्वेद को विकसित कर पंच निदान की स्थापना आचार्य चरक ने की। इसके बाद संप्राप्ति का महत्वपूर्ण विचार, 10 विध रोग रोगी परीक्षा भाव, इसके अलावा रोगी विशेष की त्रिविध परीक्षा, दोष दूसरे अग्नि सत्व प्रकृति का विचार, इसके अलावा गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। तो ये सब जो है आचार्य चरक ने ये सारी बातें बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है। इसके बाद अपन बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में साहब संशोधन, संशमन, लंघन, भंगन आदि 6 चिकित्सा उपक्रम, ठीक है। पंचकर्म जब अपन पढ़ते हैं उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। जो 6 उपक्रम है पहले ही अध्याय में अपने को देखने को मिलता है। पंचकर्म, संसर्जन क्रम, रसायन, वाजीकरण, अरिष्ट विज्ञान, आचार रसायन, ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। चिकित्सा स्थान में अनेक रोगों का वर्णन किया गया है, 30 अध्याय हैं टोटल। सिद्धि व कल्प स्थान की भी अपन बात करें। इसके बाद अपन कहें कि द्रव्य गुण के क्षेत्र में आचार्य चरक ने क्या क्या किया है, तो षड पदार्थों का निरूपण किया है, द्रव्यों का रचनानुसार व कर्म अनुसार वर्णन किया है। 50 महाकसाय, जिनको 50 महाकसाय अपन कहें, का कर्मानुसार निर्धारण किया है। पंचविध कसाय कल्पनाएं बताई हैं, ठीक है। स्नेह पाक व घृत पाक का उल्लेख मिलता है। समस्याओं के समाधान हेतु परिषदों का आयोजन, यह आचार्य चरक की बहुत विशिष्ट बातें थी। इसके बाद अपन बात करें सुश्रुत संहिता की, तो सुश्रुत संहिता ने आचार्य चरक का कहा कि साहब काय चिकित्सा प्रधान है, लेकिन ये क्या था, शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ था। पित्त के स्पष्टतः 5 भेदों का वर्णन किया गया। रक्त की रोग उत्पादकता में विशेषता का प्रतिपादन, षड क्रिया काल की बात आचार्य सुश्रुत ने की। पित्त व अग्नि का विचार, षडविध रोग परीक्षा, रस गुण वीर्य विपाक का द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में विशेष विश्लेषण। इसके बाद शवच्छेदन का वर्णन जो है आचार्य सुश्रुत करते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि रोगों के संदर्भ में अब बात करें तो वात व्याधि का विस्तृत वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत करते हैं। जल संत्रास रोग का ज्ञान करवाते हैं। उष्ण वातातप दग्ध, शीत वर्षा अनिल दग्ध, इंद्र वज्र दग्ध व धूम उपहत का वर्णन भी जो है आचार्य सुश्रुत करते हैं। औसर्गिक रोगों का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है सुश्रुत संहिता में। इसके अलावा द्रव्य गुण के क्षेत्र में बात करें तो 54 नए द्रव्यों की बात करते हैं। इसके अलावा पंचमूलों का वो उनके उपयोग का वर्णन, ठीक है। कार्मुकता व रचना के आधार पर 37 मिश्रक वर्ग, 37 मिश्रक वर्ग। कुष्ठ में जो और भी द्रव्य गुण की बात करें तो इन्होंने कुष्ठ में तुरक देने का विधान बताया, खदीर में बीजक, अर्श में कुटज व भल्लातक, प्रमेय में हरिद्रा, आढ़ेवात में गुगलू, प्रमेय पीड़िका में नवायस व लोआरिस्ट, अश्वबला में हिस्पिता। तो ये जो द्रव्य गुण में विशेष काम किया है आचार्य सुश्रुत ने। इसके बाद अपन बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो जो भी सर्जिकल, जितने भी सर्जिकल जो भी काम है, जैसे कि यंत्र हो गया, शस्त्रक्रम हो गया, षष्ठी उपक्रम, विशेष वर्ण चिकित्सा में जो है आचार्य सुश्रुत बताते हैं। अस्मरी मूढ़गर्भ, अर्श मूत्रवृद्धि, बद गुदोदर में शस्त्रक्रम, जलों का, क्षार व अग्निक्रम का वर्णन। इसके अलावा नासा संधान, कर्ण संधान, शिरावेदन तथा विश्व विज्ञान का विस्तृत वर्णन जो देखने को मिलता है अपने को सुश्रुत संहिता में। अयस्कृति, उपदंश व काश श्वास में हड़ताल, मनयशिला का प्रयोग, अरिष्ट निर्माण विधि,
षड्विध कसाय कल्पना। आचार्य चरक की बात करें तो कि कौन सी कसाय कल्पना बताई थी? चरक ने बताई थी पंचविध कसाय कल्पना, पंचविध कसाय कल्पना बताई थी। और आचार्य सुश्रुत की बात करें तो इन्होंने क्या बताई? इन्होंने षड्विध कसाय कल्पना बताई। इसके अलावा अपन बात करें अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय, तो त्रिदोषवाद सिद्धांत में कफ के 5 भेद बताए हैं। ठीक है, कफ के 5 भेद। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने पित्त के 5 भेद बताए। धातु वृद्धि के लक्षणों का दोष वृद्धि के लक्षणों से सामंजस्य। इसके अलावा चतुर्विध रोग परीक्षा, कौन कौन सी? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रश्न। कर्ण वेधन की बात इन्होंने बताई है। सुश्रुत से अतिरिक्त रसायन में लहसुन, प्लांडु, गुगलू व स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग बताया है। मर्मों में धमनी मर्म का प्रयोग बताया। विपाक का वैज्ञानिक वर्णन अष्टांग में अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें अपन रोग व चिकित्सा के क्षेत्र में, तो पारस व गंधक का प्रयोग बताया। मेदो रोग में गुगलू का प्रयोग बताया। सुश्रुत जिन्होंने 20 शस्त्रों की संख्या 20 बताई, उसकी अपेक्षा जो आचार्य वाग्भट हुए उन्होंने शस्त्रों की संख्या 26 बताई। विषों की चिकित्सा में, विषों का जो है चिकित्सा में उपयोग जो है इन्होंने बताया। बालग्रह, बालग्रह सुश्रुत ने बताए 9 और वाग्भट ने बताए हैं 12। वात, बलासक व हरिद्रक ज्वर का वर्णन इन्होंने किया है। वाजीगण में उचट्टा का प्रयोग इन्होंने बताया है। इसके अलावा बात करें अपन द्रव्य गुण के क्षेत्र में, तो त्रिजात, पंचकोल, सप्त पंचमूलों का वर्णन, विरेचनार्थ, कंपिलक का वर्णन, इक्ष्ु वर्ग में सर, कुश आदि नवीन द्रव्यों व कृतान वर्ग का वर्णन बताया है। प्रमेय में आमलकी का प्रयोग, प्लीहा रोग में पीपली का प्रयोग और छर्दी में लाजा का प्रयोग। तो ये जो है आचार्य वाग्भट ने द्रव्य गुण के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। इसके अलावा बात करें, इस प्रकार अपन कहें कि भृत्रि के प्रत्येक क्षेत्र में भृत्रि जो 3 संहिताएं हैं कौन कौन सी? अपन ने कहा कि साहब चरक, सुश्रुत और जो आचार्य वाग्भट ने जो लिखी हैं 3 संहिताएं, तो ये जो है कि प्रत्येक क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों का स्थूल स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जो ग्रंथ हुए जो कि एक एक विषय की प्रधानता लेकर लिखे गए, उनमें भी आयुर्वेदीय अनुसंधान का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो कुछ मोटे तौर पे थे कि सारी आयुर्वेद इन्होंने कवर की है। इसके अलावा कुछ विशेष पर्टिकुलर विषय में किए हैं। जैसे ही कुछ चीज़ें अपन देखें कि माधव निदान की बात करें तो माधव निदान ने निदान पंचक का पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। सारंगधर संहिता की बात करें तो नाड़ी परीक्षा, मूत्र निर्माण प्रक्रिया, शोषण प्रक्रिया, औषध द्रव्य निर्माण व मान प्रकरण, यह सारंगधर ने कहा है। भाव प्रकाश, तो द्रव्य गुण के क्षेत्र में मिश्रक प्रकरण, उपदंश फिरंग में रस कर्पूर का प्रयोग, तो इन सब पर जो अपने को भाव प्रकाश में देखने को मिलता है। इसके अलावा रसशास्त्र की बात करें तो रस रत्न, समुच्चय, रसार्णव, रस हृदय तंत्र, भेषज रत्नावली में अनेक औषध योगों का निर्माण व कल्पनाओं का वर्णन अपने को रसशास्त्र में देखने को मिलता है। तो अगर अपन यहाँ तक की बातें करें तो ये जो है अपने जो संहिता काल में जो अनुसंधान हुए हैं, संहिता काल में जो अनुसंधान हुए हैं उनकी बातें यहाँ तक होती हैं। ठीक है, तो संहिता काल में जो अनुसंधान हुए हैं वो यहाँ तक अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो पर्टिकुलर जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं उनकी भी अपन बातें देखेंगे। तो ये जो है जितनी अपन ने जितनी बातें की हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण जो पोर्शन है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अपन ने उठाया। तो इसमें जितना दिया गया है, अपन ने जितना लिखा है वो अपने को याद करना ही करना है। काफ़ी अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन इसमें बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये आप ज़रूर देख लें पूरा, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 10 से 15 नंबर का। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन रेगुलर चेक करते रहें, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।